विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप देख रहे हैं नवाबी स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में, और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगर किसी ने इसकी कोई भी क्लास नहीं देखी है, मिस कर दिया, इससे पहले सारी क्लास हमने कवर कराई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और और मेरे जो चार तरह की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सब कुछ मैंने कवर कराया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है। ओ भाई, देखो क्या शानदार एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आज आप लोगों के लिए दिया हुआ है। चलिए भाई, कहाँ चले जाए। यस, ये देखो। तो कितना शानदार एग्जांपल दिया हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चा, ये वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये एक लड़का है, ये देखो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चा, एक पेड़ है, ठीक है। जब आप किसी एक पेड़ की स्टडी करते हो तो वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और जब आप पूरे फॉरेस्ट को जब स्टडी करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल। एक पेड़ की स्टडी कर रहे हो, वन पेड़ है, वन ट्री है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पूरा होल फॉरेस्ट है तो क्या आ जाएगा आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये है ना, ये लड़का जो है इसका नाम अरिंदम है, और ये देखो पहला एक पेड़ है, सिंपल। वही ये देखा फर्म क्या है, मार्केट देखा इसमें, ठीक है, मार्केट फर्म, कंज्यूमर के बारे में स्टडी किया, प्राइस के बारे में स्टडी किया, डिमांड के बारे में स्टडी किया, और सप्लाई। तो ये सब क्या होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट है इसके, माइक्रो के। और यहाँ जब आप पूरे जंगल की बात करते हो, पूरे फॉरेस्ट की बात करते हो, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया भाई। उस जंगल की जीडीपी, उस जंगल के इन्फ्लेशन, उस जंगल का अनएम्प्लॉयमेंट, उस जंगल की नेशनल इनकम, उस जंगल की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट। जब होल फॉरेस्ट को आप स्टडी करते हो तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो आप सिंगल एक पेड़ की स्टडी करते हो तो वहाँ पे होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक एग्जांपल इसका भी है बच्चा, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब एक पर्सन के बारे में स्टडी करता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग की डिफरेंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा डिफरेंस कह रहा है मीनिंग। मीनिंग क्या कर रहा है बच्चा लोग, कह रहा है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म फैमिली इज नोन एज द माइक्रो। मीनिंग जो है, लगता है किसी को ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ना पता, क्योंकि हमने मीनिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ रखा है, ठीक है। तो क्या, द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स से ब्रांच होती है जहाँ पर आप एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो, वो चाहे फर्म हो या फिर इंडस्ट्री हो या फिर कोई एक कंज्यूमर हो, ठीक, एक पर्सन होता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वो कह रहा है वो भी एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, लेकिन यहाँ पे आप होल इकोनॉमी को स्टडी करते हो। यहाँ पे नेशनल इनकम, इंटरनेशनल इनकम, सब कुछ आ जाता है, ठीक, एवरीथिंग पे हुआ होता है, ओके, राइट। डील्स विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, राइट। क्या कह रहा है ये, डील किससे कर रहा है भाई, सिर्फ एक ही इंसान के साथ डील करता है, ठीक, इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है ये। और ये है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, सब कुछ, सब कुछ इसके अंदर क्या होता है बच्चा, कवर करता है। बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइड ऑपरेशनल फॉर इंटरनल इशूज, जो इंटरनल इशूज होते हैं, ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल इशू पे फोकस करता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो तो वो एक्सटर्नल लेवल पे फोकस करता है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि बाहरी दुनिया से वो जुड़ता है, ठीक है, उसकी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कस्टमर की सप्लाई डिमांड, ठीक है, कस्टमर की हर एक एक इंसान की नहीं, हर एक इंसान की, ठीक है, प्राइस में चेंज करें तो एग्रीगेट प्राइस कितना हो जाए, एग्रीगेट इनकम कितनी होगी, तो उन सब चीजों की बात करता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से 10 से 15 पॉइंट है। अगर आप इसमें से 10 भी याद कर लेते हो अच्छे खासे, तो आपके 8 नंबर जो मार्क्स आते हैं, पूरा एक लॉन्ग आंसर यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कोशिश हम यही करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो छोटा हो, प्रिसाइज हो, प्लस वो इतना अच्छा हो कि आपको तुरंत तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है।
अजम्पशन इसका है कि इट अज्यूम दैट ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर कांस्टेंट। ठीक है, ये मान के चलता भैया जितने माइक्रो के इकोनॉमिक्स जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसे कहता है इट अज्यूम दैट ऑल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो माइक्रो के जितने वेरिएबल्स होते हैं मिलता है ये, उसकी बात करता है। ठीक है, राइट। कांस्टेंट, ये कंसर्न किसके साथ करता है? मैंने पढ़ा है तो आपको प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये किसके साथ कंसर्न कर रहा है? प्रोडक्ट, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, इन सब के साथ में क्या करता है चाहिए? कंसर्न करता है। ये क्या कर नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, फिर अब जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक, तो ये सब इसके स्कोप की बात करता है। ठीक है, स्कोप भी यही होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा स्कोप वाला तो वो देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोप यही सारी चीज के होते हैं, इसकी स्कोप भी होती है। राइट। ये प्राइस एनालिसिस, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो प्राइस होगा वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होगा। कि यहाँ प्राइस का जनरल प्राइस होगा, तो यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में न रखते हुए यहाँ पे आप होल प्राइस की बात करते हो। राइट। फिर उसके आता है इनकम एनालिसिस। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम आती है, यहाँ पे नेशनल इनकम, जो पूरे कंट्री की इनकम देखोगे। ठीक है, यहाँ पे हर कंज्यूमर की इनकम देखोगे, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम देखोगे। फिर इसके आता है एम्प्लॉयमेंट, तो पर्टिकुलर एक फर्म और एक किसी एक इंडस्ट्री के बारे में देखो एम्प्लॉयमेंट कितना है कितना नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे। ठीक है बच्चा, यू आर राइट। ओके, तो फिर इसके आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आप जो भी देखोगे वो पर्टिकुलर एक कमोडिटी की देखोगे। ठीक, एक कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है, लेकिन यहाँ पे जब देखोगे तो डिमांड एंड सप्लाई पूरी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है। ठीक है बच्चा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है। राइट। प्रॉब्लम स्टडीज, इसमें प्रॉब्लम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, इसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है, प्राइस डिटरमिनेशन आता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो एक कंज्यूमर की बात करता है, और प्रोड्यूसर भी क्या होता है, वो भी क्या करता है, एक ही इंसान के बारे में बात करता है। प्राइस डिटरमिनेशन भी वो ये ध्यान में रख के करता है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए प्लस उसे प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी पढ़ना पड़ता है भाई। अगर हम प्राइस हाई कर देंगे, ठीक, महंगाई बढ़ने चली जाएगी तो जैसे डिफ्लेशन हो जाएगा। आप ऐसा प्राइस लो प्राइस नहीं कर सकते कि डिफ्लेशन भी आ जाए मार्केट में, टोटल से मंदी आ जाए। तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। एक मिड एरिया आप चुनना पड़ता है, ना तो आप इन्फ्लेशन की तरफ जाते हो ना तो आप डिफ्लेशन की तरफ जाते हो। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आप देखते हो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या लगातार घटते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया का हाल आपको पता ही कैसा है आजकल। पॉलिसी कंसर्न, पॉलिसी क्या है इसमें? रिसोर्स एलोकेशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक, और मार्केट एफिशिएंसी की बात करता है। जो भी रिसोर्सेस है उनको एलोकेट करना और मार्केट एफिशिएंसी के यहाँ पे काम करना। यहाँ पे बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, आप मार्केट पूरी तरह से स्टेबलाइजेशन होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बात करते हैं ये एग्जांपल्स जैसे कि प्राइस ऑफ वेट, डिमांड फॉर स्मार्टफोन, आउटपुट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि आप वेट, अगर मान लिया प्राइस बढ़ जाता है तो वो राइस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, हो सकता है कि कोई एक स्मार्टफोन है, जैसे बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, और सैमसंग हो गया। जैसे अगर मान लिया मुझे सैमसंग पसंद आ रहा था लेकिन उसका देखा मैंने प्राइस बहुत ज्यादा, उसी कम रेंज में मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन अगर मिलना तो मैं जाहिर सी बात वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल, वहाँ पे सिर्फ मेरी बात हो रही है। ठीक, तो ऐसे ही आप एक सिंगल कस्टमर की बात होती है तो वो डिसाइड करता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, माइक्रो में, तो यहाँ पे भाई पूरी इकोनॉमी की डिसाइड होती है। तो आप उसके भी यहाँ पे देखोगे, देखोगे जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, नेशनल इनकम, ये सब एक एक टॉपिक है पूरी। जो यहाँ पे जो टर्म तुम देख रहे हो बच्चा, ये पूरे के पूरे एक टॉपिक है। राइट, यूनिटी ऑफ स्टडी। यूनिट ऑफ स्टडी किसकी स्टडी करता है? इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म्स, इंडस्ट्री, मार्केट, और ये नेशनल इनकम। ठीक है, फोकस किस पे करता है? ये इंडिविजुअल लेवल और एग्रीगेट। तो आप सिंपल सिंपल मोटा मोटा ये कह सकते हो क्या, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक इंडिविजुअल की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? एग्रीगेट। ये किसकी बात करता है? एग्रीगेट की बात करता है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। अगर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो? माइक्रो। अगर
एग्रीगेट लेवल पर स्टडी कर रहे हो तो क्या रहेगा आपका मैक्रो। पेड़ का एग्जांपल, अगर जब आप एक ट्री का स्टडी करते हो तो क्या हो जाता है वहां पे माइक्रो। आप पूरे होल फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो। और कुछ नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे लिखा भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स studies individual units of the economy, where microeconomics studies the economy as a whole. वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये भी आप लाइन लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, while मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक बच्चा, तो चलिए आई थिंक अब लोग को समझ आ गया होगा कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है। थैंक यू। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ये जो हमारा लेक्चर था आज का समझ आया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोग को समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज और, कमेंट आप जरूर किया करिए और कमेंट करके ये बताया करिए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको कितनी सारी सारी चीजें क्लियर हुई है और कौन सा पार्ट ऐसा था जहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा उस पर और काम करूँ और आप लोग को सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय।